संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। सभी भाइयों और बहनों का संपूर्ण हिंदी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके दिमाग से परीक्षा का बोझ भी उतर गया होगा। यूपी टेट प्राइमरी परीक्षा 2022 जो कि 23 जनवरी को हुई है, अभी रविवार को हिंदी की आंसर की लेकर मैं उपस्थित हो गया हूँ। तो आप सभी के माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं तीर्थराम सोनी ले चलता हूं आप सभी को हिंदी की सटीक व्याख्या के साथ आंसर की देने के लिए। वैसे तो आप सभी बहुत सी आंसर की अभी तक देख चुके होंगे, लेकिन यह एक अंतिम परिणाम देने वाले आंसर की होगी, तो आखिर तक बने रहिए और एक एक प्रश्न का उत्तर आप सभी देखते चलिए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। हम चलते हैं आंसर की पर। देखिए, ये रही आपकी आंसर की। हम एक एक प्रश्न की व्याख्या करते चलेंगे और आप सभी आंसर मिलाते चलें। तो आप सभी के ग्रुप में आप देखिएगा कि आपका पेपर कौन सा था। यहाँ पर हम जिस पेपर को लेकर के आए हैं वो पेपर ये है। पेपर कोड ए के साथ हम सभी आंसर की देखेंगे। तो निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप पूछा गया है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? तो सुलेख में भाई साहब लिखा जाता है। भाइयों बहनों देखिएगा, सुलेख में लिखा जाता है। श्रुतलेख, श्रुतलेख सुन करके जो लिखा जाए वह लेख श्रुतलेख कहलाता है। शुद्ध वर्तनी, लिखने में ही वर्तनी देखी जा सकती है, बोलने में वर्तनी हालांकि प्रयोग की जाती है, किंतु शुद्ध वर्तनी का प्रयोग आपका लेखन में होता है। इसलिए सबसे सटीक उत्तर जो जाएगा वो पहला नंबर जाएगा आसुभाषण के साथ। तो आप सभी लिख लें, आसुभाषण आपका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियां पूछी गई हैं। हिंदी भाषा की बोलियां कितनी होती हैं? तो भाइयों बहनों आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं, हिंदी भाषा की 18 बोलियां होती हैं। आप सभी नोट कर ले। बहुत से बच्चे 22 लगा कर आए हैं, जो कि सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33वां सवाल क्या है, ये सेक्शन का देख रहे हैं आप सभी, ये भी ध्यान रखिएगा। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। तो सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो भाई साहब बता देना चाहता हूं कि मूल शब्द आपका समाज रहेगा। समाज में जब इक प्रत्यय लगेगा तो इस सा में जो शुरू वाला सा ह्रस्व है वह दीर्घ हो जाएगा। अगर दीर्घ होता तो दीर्घ ही रहता, लेकिन यदि ह्रस्व होगा तो वह दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी सटीक उत्तर लगा लें, समाज धन इक के साथ। तो पहला उत्तर यह भी सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम पूछा गया है कि तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो आप देखेंगे तद्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश। बहुत से बच्चे लीलाधर जगूड़ी को लगा करके आए हैं, जो कि एकदम गलत है। अखिलेश लगाइएगा। अभी तक आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 32 में ही सिर्फ दूसरा सही हुआ था और बाकी सब में पहला पहला ही सही हो रहा है। तो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपका 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों, आप सभी खूब पढ़े होंगे और खूब आप लोगों ने सुना होगा कि यह आल्हा खंड की पंक्ति है। कहाँ की पंक्ति है भैया? आल्हा खंड की पंक्ति है। और आल्हा के लिखने वाले कौन है भाई? तो आल्हा के लिखने वाले मैं बताऊंगा आप सभी को कि जगनिक हैं। आल्हा खंड किसने लिखा है? जगनिक ने लिखा है। तो कहाँ से लिया गया है? ये परमाल रासो से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अगर कोई पूछे, अगला सवाल और भी हो सकता है कि कहाँ से लिया गया, तो परमाल रासो से लिया गया है भाइयों, परमाल रासो। तो यहाँ जगनिक सही उत्तर हो जाएगा आपका। 35 नंबर सवाल का भी विकल्प पहला सही है। अकाल का पर्यायवाची पूछा गया। अकाल का पर्यायवाची क्या है? तो अकाल के पर्यायवाची में अपरिहार्य नहीं होगा, अक्षत नहीं होगा। अक्षत किसका? चावल का हो सकता है, या क्षमता चावल का हो सकता है, या फिर हो सकता है जो कभी नष्ट ना हो उसके लिए, है ना पर्यायवाची। अंधियारा तो अंधेरा का होता है। तो यहाँ दुर्भिक्ष सबसे सटीक उत्तर मिल जाएगा आपका। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न का चौथा विकल्प सही होगा। अब अगला प्रश्न आता है 37 नंबर।
निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? दोस्तों बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने आसान थे, इतने इजी थे। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छी तरीके से करके आए होंगे और बहुत से बच्चे तो 30 में 30 भी लाने वाले होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है पूछा गया है। अच्छा, मिश्र साधारण और सरल वाक्य, ये सरल वाक्य या सरल साधारण वाक्य या फिर मिश्र या यौगिक वाक्य, संयुक्त वाक्य होते कौन से हैं? तो साधारण वाक्य तो होता है जिसमें जिसमें की बात पूरी एक सीधे से कही जाए, जिसमें किसी प्रकार की अन्य पद का समुच्चय बोधक या अन्य किसी अव्यय का प्रयोग न किया गया हो। जैसे राम जाता है, साधारण वाक्य हो गया। इस तरीके से सीमा पड़ती है, साधारण वाक्य हो गया। लेकिन यौगिक वाक्य या संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिसमें समुच्चय बोधक का प्रयोग किया गया होता है बेटा। इसका समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा जब दो वाक्य आपस में जोड़ दिए जाएं तो वह यौगिक वाक्य या संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और उसके बाद में हम आगे बात करें, जब एक वाक्य क्या हो, मुख्य हो, और दूसरा वाक्य दूसरा क्या हो, गौड़ हो। दूसरा वाक्य जब गौड़ होगा, पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होगा, वही मिश्र वाक्य होगा। बच्चों तो यहाँ देखिए, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? नहीं, ये तो सरल वाक्य हो जाएगा। यहाँ छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। ये और अव्यय लगा हुआ है जो समुच्चय बोधक अव्यय है। कुछ बच्चे इसको भी मार के आए जो कि गलत है। अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ये भी नहीं होगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा? यहाँ दूसरा विकल्प सही होगा। अध्यापक देखते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं, अध्यापक देखते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं। ये पूरी बात एक साथ कंप्लीट नहीं होती है, दोनों वाक्यों को लेकर कंप्लीट होती है। इसलिए यहाँ पर क्या है, मिश्र वाक्य यह 2 नंबर है। अध्यापक देखते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं। और देखिएगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द पूछा गया है। तो अनाहूत उसके लिए कहा जाता है जो बुलाया न गया हो। आहूत माने बुलाया हुआ, आहूत माने जिसको बुलाया गया हो। और अन उपसर्ग जब लग जाता है भैया, तो अन का मतलब होता है बिना। अन का मतलब होता है बिना। तो बिना बुलाए हुए, जिसको बुलाया ना गया उसे अनाहूत कहते हैं। अपरिमेय किसको कहते हैं? जिसको मापा ना जा सके। ठीक है, क्या? जिसको मापा ना जा सके, जिसको मापा ना जा सके उसके लिए क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। अप्रत्याशित क्या है? अप्रत्याशित है जिसकी आशा न की गई हो, और प्रत्याशा क्या है? जिसकी आशा की गई हो। ठीक है बेटा, तो अप्रत्याशित हो जाएगा आपका, जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाएगा। तो विकल्प संख्या आपका 3 सही हो जाएगा। दोस्तों आपके अभी तक आपने 38 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 39 की। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य क्या है? वाच्य के बारे में आपको बता दूं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। आप सभी जानते हैं कौन कौन से वाच्य होते हैं। एक तो होता है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा भाववाच्य। जहाँ कर्ता की प्रधानता हो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता हो तो भाववाच्य। जहाँ कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता नहीं होती है वहाँ भाववाच्य होता है। लिखा है मुझसे उठा नहीं गया। उठा नहीं गया यहाँ भाव की प्रधानता है, इसलिए यहाँ भाववाच्य हो जाएगा। तो दोस्तों विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। निष्कपट संधि का शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह निह धन कपट हो जाएगा, और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। किस संधि के द्वारा किस संधि के अंतर्गत आएगा दोस्तों? विसर्ग संधि के द्वारा आएगा। तो विकल्प क्या सही होगा आपका? विकल्प संख्या 4, क्षम्यता, विकल्प संख्या 4 आपकी सही हो जाएगी। ये हो जाएगा निष्कपट। निह धन कपट निष्कपट हो जाएगा। बहुत से बच्चे ये निष्कपट ये 3 नंबर विकल्प मार के आए हैं जो कि गलत है। चलिए अगला पढ़ते हैं। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। ऐसा कौन सा देश है जहां, इन विकल्पों में से, जहां लिखने और पढ़ने के लिए हिंदी और हिंदी का ही लिखने और पढ़ने में प्रयोग किया जाता है? तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या फिर मॉरिशस। यहाँ अगर दक्षिण अफ्रीका लिखा होता दोस्तों तो पक्का हो जाता, क्लियर था। दक्षिण अफ्रीका अगर लिखा होता तो सही था, इसलिए यहाँ पर मॉरिशस हो जाएगा। दोस्तों बता दूं आपको कि मॉरिशस में हिंदी लिखी भी जाती है और हिंदी बोली भी जाती है।
तो यहाँ मॉरिशस उत्तर हो जाएगा। सूर सागर किस भाषा में रची गई रचना है? सूरदास, चूंकि ब्रज भाषा के रचनाकार थे दोस्तों, ब्रज भाषा में रचना करने वाले रचनाकार थे सूरदास जी, इसलिए इनकी भाषा क्या हो जाएगी? ब्रज भाषा हो जाएगी दोस्तों। छत्तीसगढ़ी, बुंदेली या अवधी में से कोई नहीं। बहुत लोग अवधी मार के आए हैं, जो कि अवधी सही नहीं। अवधी भाषा हमेशा आप तुलसीदास के लिए लगाएंगे, लेकिन तुलसीदास जी ने भी आप देखिए विनय पत्रिका है ना, कवितावली, दोहावली, ठीक है, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये सब तुलसीदास जी ने भी किस भाषा में लिखा है दोस्तों? तो ब्रज भाषा में लिखा है। अगला पढ़ते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत। ये रचना किसकी? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, वीरों का कैसा हो बसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, वीरों का कैसा हो बसंत। लिखा है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? अब प्रश्न आ गया, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो क्षेत्र से संबंधित है, ये किसी का गुण हो सकता है, परिमाणवाचक तो हो नहीं सकता। परिमाण में नाप तोल की बात होती है, संख्या में गिनतियां गिनी जा सकती हैं, सार्वनामिक में सर्वनाम की बात होती, यह वह की बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो विशेषण की बात होगी, ये गुणवाचक विशेषण दोस्तों जाएगा। इन्होंने जिस किसी ने भी किया है, ये गलत किया है। यहाँ पर 4 नंबर विकल्प सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौराहा शब्द में समास पूछा गया है। चौराहा देखिए, यहाँ पर चौ लिखा हुआ है, चौ का मतलब हो जाएगा 4। और आप लोगों को सूत्र पता होगा कि संख्या पूर्वे क्षमताम द्विगुः। तो द्विगु कहाँ होता है? जहाँ संख्या पूर्व में हो वह द्विगु समास होता है। तो यहाँ दोस्तों विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा, द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है पूछा है इसने। तो आपको मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा होता अनुग्रह, तो ये अनुग्रह सही होता, ये अनुग्रह सही नहीं होता, ये अनुग्रह नहीं होता है, ये गलत होगा, ये सही होगा। लेकिन यहाँ पर ईत प्रत्यय का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए ये अनुगृहीत सही होगा बच्चों, अनुगृहीत। तो अनुगृहीत को सही मारिएगा। अब अनुगृहीत कहाँ पर आपका विकल्प मिल रहा है? विकल्प संख्या 3 मिल रहा है अनुग्रहित, यही सही उत्तर होगा आपका। तो 46वें का विकल्प संख्या 3 देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पैतृक में यहाँ देखिएगा रा लगी हुई है, ता आधा रा पूरा है, जो कि गलत है। पैतृक नहीं होता है, पैतृक होता है दोस्तों, पैतृक पैतृक होता है। तो हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 47 का तीसरा देखेंगे। प्रश्न संख्या 47 का तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज आपके सामने है, ये है आप सभी का प्रश्न। कहता है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि भाइयों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस पर आप सभी को सटीक व्याख्या के साथ हिंदी के किसी भी टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। आप कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक को लिख सकते हैं, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगी, पूरी सटीक व्याख्या के साथ आप सभी को वीडियो मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। श ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा गया है, क्या है? हम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये कौन सी सा है, तो हम बच्चों को कहते हैं इसको याद करो, कौन सी सा है? तालव्य सा है। तालव्य सा याद करने से यह ज्ञात हो जाएगा कि कहाँ से है, तालु से इसका उच्चारण होता है, इसलिए विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 आप देखिएगा, तालव्य लिखा होगा, दंतालु नहीं होगा। दंत और तालु के साथ कुछ बच्चे ने दंत और तालु मारा है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये दांत से भी ध्वनि टकराती है। ऐसा नहीं है, तालु से ध्वनि टकरा करके आगे निकलती है, इसलिए तालव्य सा होगा। अत्यंत में पूछा गया है कि प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो ये बच्चा आप सभी को बता चुका हूं मैं, अति प्लस अंत होता है। तो अति प्लस अंत का अत्यंत होता है यण संधि के द्वारा। हम जब संधि पढ़ाते थे तो आप सभी को बताए हैं अति और अंत होता है, इसलिए यहाँ पर उपसर्ग जो जाएगा वो पहला नंबर लगेगा। 49 का पहला विकल्प सही होगा, अति उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा है उपत्यका का अर्थ क्या होगा? उपत्यका क्या होता है? उपत्यका ये होता है भाई
पर्वत में इस तरीके से पर्वत बना होता है, तो इस स्थान पे जो जगह होती है वो मतलब पर्वत के जो पड़ोस में जगह होती है उसी स्थान को उपत्यका कहा जाता है, जिसको आप लोग वैली कहते हैं अंग्रेजी में। तो पर्वत के पास की भूमि को ही उपत्यका कहा जाएगा। कुछ लोगों ने सूर्य जिस पीछे निकलता है उस पर्वत की बात की है, किसी इस पर्वत के पीछे सूर्य की बात नहीं होती, ठीक है। प्राणियों के पेट का अंग ये भी उपत्यका नहीं होता है। पर्वत का शिखर चोटी होता है, उसको भी आप उपत्यका नहीं कहेंगे। आदित्यका होता है कहाँ? पर्वतों के ये कंधों पर, इस जगह पर जो होता है आदित्यका कहलाता है। पर्वत के कुछ ऊपर का जो समतल भाग होता है उसे आदित्यका कहा जाता है। लेकिन उपत्यका किसको कहते हैं? उपत्यका पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगले जो आपके सवाल होंगे वो आपके टेक्स्ट पर से संबंधित होंगे। अब पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप सभी को बड़ा बोर लगने लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा दूर तक हम खींच रहे हैं आपको। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो ना करते हुए हम सीधा आपके उत्तर पर पहुंचते हैं कि आपके प्रश्नोत्तर कैसे हल होंगे, प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे आपको। तो देखते हैं। यह है घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय पूछा गया कौन सा लगा है। तो ये विकल्प, इसको पढ़ने से आपको प्रत्यय तो मिलने नहीं था। प्रत्यय तो आप ऐसे ही समझेंगे, कड़, ड़ा, अड़ और अक्कड़। तो अक्कड़ प्रत्यय लगा है, विकल्प संख्या 4 सही करिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पूछ रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप इस जगह से देखिएगा, इसमें आप सभी ने पढ़ा होगा कि जन्म कहाँ, सॉरी, हाँ, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप सभी को इसमें मिलेगा। यहां पढ़ेंगे तो वैशाली लिखा होगा। हालांकि कुछ बच्चे जो बहुत होशियार बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने सही किया भी है क्योंकि जीएस पढ़ते रहे हैं, और जीएस पढ़ने वाले बच्चों का एकदम से उत्तर सही हो गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिएगा कहाँ जन्म लिया, इसमें लिखा हुआ है वैशाली में जन्म लिया, ठीक है। किसने? महावीर स्वामी जी ने, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अब आपसे पूछा गया है तो कहाँ? वैशाली में जन्म हुआ था। स्वच्छंद में संधि कौन सी है? लिखा हुआ है। स्वच्छंद में संधि कौन सी है? तो क्या होगा? स्वत कर लीजिए, फिर शंद करके आएगा, तो स्वत और शा और ये ता मिलकर के बन रहे हैं, क्या दोनों ही व्यंजन हैं? तो क्या हो जाएगा? कौन सी संधि होगी? जब व्यंजन के साथ व्यंजन मिलेगा, जब व्यंजन के साथ स्वर मिलेगा तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। दीर्घ, गुण और विसर्ग संधि में से कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? महात्मा बुद्ध ने दोस्तों जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तो उस समय उनकी अवस्था 35 साल की थी। ये देखिएगा, 35 साल की आयु में बुद्धत्व प्राप्त किया, यहाँ देखिए, ठीक है। उन्होंने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उस समय उनकी अवस्था क्या रही थी? उस समय उनकी अवस्था दोस्तों 35 वर्ष की रही थी। श्रुत धर्म क्या है? तो श्रुत माने दोस्तों आप सभी जान लीजिएगा कि श्रुत माने होता है वेद, ठीक है। और वेद से जो धर्म उत्पन्न हुआ उसे दोस्तों वैदिक धर्म कहा गया। कौन सा धर्म कहा गया? वैदिक धर्म कहा गया। तो आप देखिए कि कहाँ विकल्प मिल रहा है। विकल्प संख्या 1 वैदिक धर्म आपका मिला। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ङ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो आप सभी पढ़ते होंगे का, ख, गा, घा और फिर इसको ंगा पढ़ते होंगे। कुछ लोग अंगा पढ़ते हैं, है ना। सबके नीचे ये निशान लगेगा, इसको व्यंजन का निशान कहते हैं और व्यंजन को संस्कृत में कहते हैं हल। इसीलिए इसको कुछ लोग हलंत कहते हैं। हलंत तब होता है जब किसी के अंत में लगा हो, किसी के अंत में, किसी शब्द के अंत में जब व्यंजन होता है तो उस शब्द को हलंत शब्द कहा जाता है, ठीक है। मतलब अंत में जिसके व्यंजन है, हल है अंत में जिसके, दैट इज कॉल्ड हलंत, ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ंगा का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो वैसे तो ये का वर्ग का है, तो जाहिर है कि कंठ ध्वनि है, लेकिन क्योंकि ये है पंचमाक्षर, क्या है बच्चा? पंचमाक्षर है। और पंचमाक्षर क्या होता है? अनुनासिक होता है। क्या होता है बच्चा? अनुनासिक, ठीक है। तो अनुनासिक होने के कारण इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो इसका उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया आपको, आप सभी को? आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ अनुनासिक उत्तर मारिएगा। प्रश्न संख्या 56 का विकल्प हो जाएगा आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। बस आप सभी के सिर्फ 4 प्रश्न बचे हुए हैं, ध्यान से आप सभी देखते जाइए। लिखा है
4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, ये हम ए वाला सेट हल कर रहे हैं। ये सेट जिस किसी का होगा बिल्कुल सेम मैच करेगा। लिखा है 4 गज मलमल, तो यहाँ देखिएगा 4 शब्द जुड़ा जरूर है, लेकिन ये संख्यावाची नहीं होगा, संख्यावाची नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे में लिखा हुआ है, क्षम्यताम, इसके पीछे लिखा हुआ है गज, और गज मतलब नाप तोल के ले जाएगा। जहाँ नाप तोल की दोस्तों बात की जाए तो नाप तोल में क्या आता है, नाप तोल में परिमाण बोधक आता है, तो परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक क्या होता है, यह मेरी किताब है अगर कहा जाए तो वहाँ जो यह प्रयोग किया गया तो वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह विशेषण, वह सर्वनाम जो किसी विशेषण के लिए प्रयोग किया जाता है, वह विशेषण की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण, गुण दोषों के बारे में बात की जाती है तो वहाँ गुणवाचक विशेषण कहलाता है। हालांकि विशेषण का काम ही होता है विशेषता बताना, लेकिन गुण संबंधी जब विशेषता बताई जाती है, दोष संबंधी विशेषता बताई जाती है, तो वह गुणवाचक विशेषता कहलाती है। यहाँ संख्यावाचक विशेषता की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 इस तरीके से संख्या होता है, पहला दूसरा तीसरा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ये सब संख्यावाची होते हैं। लेकिन 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 10 लीटर कुछ लीटर, ये सब क्या हो जाता है, ये परिमाण बोधक हो जाते हैं। तो परिमाण बोधक क्या होंगे, अगर 1 लीटर कह दें तो 1 जरूर लगा है, लेकिन पीछे क्या लगा है, लीटर, क्योंकि वो माप से संबंधित है, इसलिए ये एक ना होकर के लीटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो परिमाण बोधक हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ 4 गज मलमल जो लिखा है ये परिमाण बोधक हो जाएगा, इसलिए विकल्प संख्या 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का। समास का विलोम क्या है, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत जल्दी में बता रहा हूं मैं, तो क्योंकि मैं चाहता हूं बहुत ज़्यादा समय ना लगे, आपको फटाफट आपके उत्तर मिल जाए, और बहुत बच्चे इसके लिए तैयार भी रहते हैं और बड़ा कोशिश भी करते हैं कि बहुत जल्दी उत्तर मिल जाए, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी बोलूं। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पीड हो रही, थोड़ा सा स्पीड कम करके भी वीडियो देख सकते हैं, या वीडियो बैक करके भी आप सभी देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी बात समझ में भी आ रही होगी और आप सभी को अच्छा भी लग रहा होगा, व्याख्या भी आप सभी को समझ में आ रही होगी। तो लाइक करना ना भूलें, आपका एक लाइक हमारे हौसले को बढ़ाएगा और हम अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी को दे सकेंगे। अब इसके बाद और भी आंसर की हम आप सभी को देने वाले हैं, जैसे कि संस्कृत का आंसर की, सीडीपी के आंसर की और पर्यावरण के आंसर की, ये सभी आप सभी को मिलने वाला है, जिसमें से कहीं किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको किसी तरह का कोई संदेह नहीं रखूंगा। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक जगह पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो समास का विलोम क्या होगा दोस्तों, समास का मतलब क्या होता है, आप सभी को सभी जान लीजिए कि समास क्या है। तो समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण, है ना, संक्षेप को ही समास कहते हैं, और इसका उल्टा होता है व्यास का मतलब होता है विस्तार पूर्वक कहना। ठीक है, क्षम्यता, विस्तार ही व्यास कहलाता है। तो समास का उल्टा व्यास हो जाएगा, संक्षेप का उल्टा विस्तार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या सही होगा, विकल्प संख्या 4 सही हो जाएगी। देखो, साहसिक नहीं होगा, सामासिक नहीं होगा, समस्या नहीं होगा। कुछ बच्चों ने समस्या लगाई, बहुत लड़ाई भी कर देते बच्चे, नहीं समस्या सही होगा, नहीं, समास का व्यास होगा। समास का मतलब संकुचन या छोटा करना, व्यास का मतलब फैलाना, बढ़ाना, बड़ा करना, है ना। शून्य का तात्पर्य क्या है, अब ये शून्य देखिएगा, उस समय की बात है जब पाली भाषा चली, तो पाली भाषा में शून्य को ही शून्य कहा गया। ठीक है, शून्य को ही शून्य कहा गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, शून्य उत्तर हो जाएगा। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, शून्य। ठीक है, शून्य शून्य का प्रतीक है। आप सभी देखेंगे, कबीरदास को पढ़ लीजिए, कबीरदास ने लिखा है कि कबीर मोती नीपजय शून्य शिखर गढ़ माहि, वहाँ जो शून्य शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, तो शून्य का मतलब है शून्य। ठीक है, तो शून्य का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब अगला है आंख की किरकिरी होना, बहुत ही विवादित सवाल है। लोग कहते हैं इसमें बड़ा विवाद होगा, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ विवाद होगा। यहाँ देखिए, ये एक बहुत प्रिय होना और दूसरा कष्टदायक होना, दोनों के लिए बहुत लोग लड़ाई करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो आयोग का आंसर होगा वो होगा कष्टदायक होना। क्योंकि आँख की किरकिरी होना, इसका अर्थ, सटीक अर्थ होगा कष्टदायक होना, ये बहुत प्रिय होना या अप्रिय लगना नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई आंसर की एकदम सटीक लगी होगी, आप सभी ने सही तरीके से इसको समझा भी होगा।
और आप सभी से मेरा बस एक ही निवेदन है कि मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने ये इधर आंसर की से संबंधित पहला वीडियो डाला हुआ है, कंपटीशन के क्षेत्र में मैंने पहला वीडियो डाला हुआ है, तो आप सभी का जैसा प्यार मिलेगा उस हिसाब से मैं और आगे बढ़ूंगा और हिंदी की एक से बढ़कर एक कक्षाएं, एक से बढ़कर एक वीडियोस, नए नए टॉपिक्स पर, जो भी टॉपिक आप चाहेंगे उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगा और पूरी व्याख्या के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें। चैनल को आगे बढ़ाना आपका काम है और आपको आगे बढ़ाना मेरा दायित्व है। तो हिंदी से कहीं भी कोई प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, इस बात का विश्वास लेकर के आप हमारे साथ जुड़ जाइए। एक बार जुड़ जाइए, अपनी परीक्षा पास कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप चाहें तो उसके बाद रखिएगा या फिर हमें फिर से अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जब तक आप परीक्षा नहीं पास कर लेते आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, अगले टॉपिक को लेकर के या अगले सब्जेक्ट को लेकर के, अगली आंसर की के साथ। तो तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदी। संपूर्ण